सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। साथियों, आपके सामने है एक नया क्वेश्चन पेपर। ये है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। किसका है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मॉडल पेपर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। और इसमें 50 क्वेश्चन हैं। आप 50 में से अपने आप को जस्टिफाई करिए, आप अपने आप को आंकलित कीजिए कि आप 50 में से कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत नज़दीक आपका एग्जाम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो जो टॉपिक आपके अभी छूटे हुए हैं, इनमें से आपको मैं रोज़ एक मॉडल पेपर डालूंगा, तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक अभी कवर करने हैं। तो आप उनको कवर कर लीजिए वन बाय वन और अच्छा से अच्छा स्कोर करिए। अगर जीके में अच्छा स्कोर करेंगे तभी आपका जो फाइनल मेरिट है उसमें अच्छा स्कोर बन पाएगा और आपका मेरिट से यानी कट ऑफ में नाम आ पाएगा। दोस्तों, मैं इसमें एक्सप्लेनेशन भी साथ में करा रहा हूँ। जो जो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो सकता है उन सभी का साथ में करा रहा हूँ मैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और पसंद आने पर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक था जिसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया था? तो ये इसका सही आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब ने इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बंद करवा दी थी। उसने फारसियों का जो त्यौहार था नौरोज, उसको बंद करवा दिया था। साथ साथ में उसने संगीत पर बैन लगा दिया था, गांजे की खेती पर बैन लगा दी थी। ये सारी चीज़ें औरंगजेब ने की थी। इसका इसका और औरंगजेब से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। इसने इसका जो दूसरा नाम था वो था आलमगीर, और जिंदा पीर भी औरंगजेब को बोला जाता है। अगला है, कौन सा गुप्त शासक था जिसके शासनकाल में कौन आया था? चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। तो इसका सही आंसर है फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। 399 ईस्वी में फाहियान भारत आया था। और एक क्वेश्चन होता है इससे रिलेटेड है, ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था? वो आया था हर्षवर्धन के समय में। किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया था? कृत्रिम उपग्रह वो छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। और ये सोवियत संघ की मदद से, किसके संघ की मदद से? सोवियत संघ की मदद से छोड़ा गया था, जो कि भारत से नहीं छोड़ा गया बल्कि सोवियत संघ के प्रक्षेपण यान यानी कि जो वहाँ का केंद्र था वहाँ से इसको छोड़ा गया था। अगला है, भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? इसका सही आंसर है रामानुजाचार्य। इन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को चलाया था और उसको उत्तरी भारत में उसका प्रवर्तन किया था रामानंद ने। किसने किया था? रामानंद ने। दक्षिण मतलब यानी कि जिसने सब जो मेन प्रवर्तक थे वो थे रामानुजाचार्य, जो दक्षिण भारत में उन्होंने चलाया था, और इसको उत्तर भारत में लाने वाले कौन थे? रामानंद। कौन थे? अगला क्वेश्चन है, संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है? तो इसमें सही आंसर, इसका राइट आंसर है राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। यानी कि जो हमारे राज्य हैं और संघीय क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटोरी है, उनका राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व रहेगा, कितनी सीटें रहेंगी, इस सब के बारे में बात होती है अनुसूची नंबर 4 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन मिलता है? तो इसका सही आंसर है लोकसभा में एससी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए जो रिजर्वेशन है उसके बारे में बात होती है आर्टिकल 330 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है? उष्ण कटिबंधी, शीतोष्ण कटिबंधी, ए ओ बी दोनों। तो ये शीतोष्ण कटिबंधी में नहीं हो सकता, ठंडी जगहों पर कॉफी नहीं होता है। इसका सही आंसर है उष्ण कटिबंधी जगहों पर। कौन सी जगहों पर? उष्ण कटिबंधी जगहों पर, जैसे ब्राजील है और भारत में देखें तो केरल में भी होता है। तो कॉफी की खेती के लिए हमारे पास आर्द्रता ज़्यादा होनी चाहिए और साथ साथ में गर्मी भी होनी चाहिए। तो ऐसा मानसून हमें, या ऐसा जो जलवायु मिलती है वो हमें केरल में मिलती है, इसलिए केरल में कॉफी की खेती काफ़ी अच्छी मात्रा में की जाती है। अगला है, मालविकाग्निमित्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है कालिदास। कालिदास की अन्य रचनाएं भी हैं जिनको आप याद कर लीजिए, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट किसके लिए प्रसिद्ध हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी, अशोक आंदोलन के लिए। अशोक आंदोलन तो हो भी नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1920 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण नहीं हुआ था रॉलेट, बल्कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का एक कारण बना था रॉलेट एक्ट। यानी कि जब रॉलेट एक्ट 1919 में लागू किया गया चैम्स्फोर्ड के द्वारा, लॉर्ड चैम्स्फोर्ड के द्वारा, तो उसमें क्या था कि संदेह के आधार पर किसी भी क्रांतिकारी को गिरफ्तारी की जाती थी। और जिसमें बहुत सारे क्रांतिकारियों की जब गिरफ्तारी हुई, तो जलियांवाला बाग जब में हमारे क्रांतिकारी आपस में एक सभा कर रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध, तो वहाँ पर जनरल ओ डायर ने आकर मेन गेट पर पूरा ब्लॉक करके उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी मारे गए। और ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इसी को बोला जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? अली बंधु, चित्रनदास, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। तो ये है अली बंधु, यानी कि शौकत अली। दो थे इसमें, शौकत अली और मोहम्मद अली। कौन थे? मोहम्मद अली, जिसको मोहम्मद अली जिन्ना भी बोला जाता है। शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दोनों ने भारत में खिलाफत आंदोलन को चलाया गया था, जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध था, क्योंकि अंग्रेजों ने तुर्की के जो तुर्की का जो शासक था उसको गद्दी से हटा दिया था। इसके विरोध में भारत में
मुसलमानों द्वारा इसका विरोध किया गया, जिसको खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना गया। अगला है मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में ही मुस्लिम लीग बना था और इसका प्रथम अधिवेशन भी कब हुआ? 1906 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वंशक्रम को क्रम से कीजिए। तो इसका सही आंसर है मौर्य आए थे, फिर शुंग आए थे, कुषाण आए थे, गुप्त। इसका सही आंसर है ए। सबसे पहले मौर्य आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। फिर आए थे शुंग पुष्यमित्र शुंग ने किया था इसका, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को मार करके। फिर आए थे कुषाण, फिर आए थे गुप्त। और गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा की थी? श्रीगुप्त के द्वारा। अगला है निम्नलिखित घटनाक्रम को क्रमबद्ध कीजिए। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 में, चंपारण हुआ था 1917 में और जलियांवाला बाग हुआ था 1919 में। तो आप लगा सकते हैं सबसे पहला कौन सा आएगा? 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4। 1, 3, 2, 4 कोई ऑप्शन है? 1, 3, 2, 4 नहीं है यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ है। ये 1, 3, 2 और इसको कर लीजिए 4। तो इसका आंसर है 1, 3, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सीवी रमन, चंद्रशेखर आजाद या लाल बहादुर शास्त्री? देखिए भारत रत्न है वो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और ये 1954 से शुरू किया गया था और ये सबसे पहले दिया गया था डॉक्टर सीवी रमन को। डॉक्टर सीवी रमन को ही नहीं बल्कि 2 व्यक्तियों को और इसके साथ मिला था, जिसमें जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ये राजगोपालाचारी कौन थे? भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। इससे पहले माउंटबेटन थे, वो भारतीय नहीं थे। तो सी राजगोपालाचारी पहले और लास्ट भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला है जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? 1921 को कहा जाता है, क्योंकि 1921 में जनसंख्या में कमी आई थी। जब 1921 की जनगणना हुई थी तो उसमें जनसंख्या में कमी आई थी, तो इसको महाविभाजन वर्ष भी कहा जाता है। अगला है परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सभी को पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक में होंगे और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाएंगे? इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे गे काल समय वेग ग्राफ में मंदन क्या है? मंदन क्या होता है? एक त्वरण होता है। मंदन त्वरण क्या होता है? त्वरण का अपोजिट है। अगर यानी कि जैसे त्वरण क्या होता है? अगर वेग में परिवर्तन होता है, वेग में क्या होता है? परिवर्तन होता है। यानी कि जब अगर 0 था पहले, वेग 5 मीटर पर सेकंड था, फिर बाद में कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से अगर वेग बढ़ा। पर मंदन क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को ब्रेक मारते हैं, जैसे हमने बाइक का ब्रेक लगाया और ब्रेक लगा के जो स्पीड थी वो 10 से कितनी आ गई? 5 आ गई, फिर कितनी आ गई हमारी लास्ट में? कितनी होगी? 0। तो इसको क्या बोलेंगे? मंदन बोलेंगे। तो एक यह भी एक तरीके का त्वरण है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका मंदन कितना है? देखिए वेग कितना था? 50 यानी, और लास्ट में कितना हो चुका है? 0। यानी कि कुल वेग परिवर्तन कितना हुआ? 50। और कितने सेकंड में हो रहा है ये? 10 सेकंड में। कितने सेकंड में हो रहा है? 10 सेकंड में। तो सीधे सीधा आंसर कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मंदन इसका आएगा। सही आंसर है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि सही आंसर आएगा ए। अगला इंडोस्कोपी किस विधि से होता है? इंडोस्कोपी क्या है? इंडोस्कोपी के द्वारा हमारे पेट में आंतों, गुर्दे और लीवर वगैरह का पता लगाया जाता है, उनकी इमेज ली जाती है। तो ये इंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा की जाती है। अगला है आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने किया था? वो दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो इसका सही आंसर आएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है? तो इसका सही आंसर है रासायनिक ऊर्जा में। किसमें रूपांतरित होती है? रासायनिक ऊर्जा में। और ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, जो कि एक रसायन है। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट का जलीय घोल। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल यानी कि CuSO4 का जलीय घोल यानी कि H2 यानी कि पानी में जब मिलाया जाता है तो ये अम्लीय क्यों होता है? क्या होता है? अम्लीय क्यों होता है? क्यों होता है? किस कारण से होता है? तो इसकी बात करते हैं। तो जब भी किसी लवण को, ये कॉपर सल्फेट एक लवण है, को जल में डुबाया जाता है या जल में मिलाया जाता है या विलयन बनाया जाता है तो वो टूट जाता है अम्ल एवं क्षार में। किस में टूट जाता है? अम्ल एवं क्षार में टूट जाता है। तो यानी कि जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है? हमारा अम्ल आ जाता है। यानी कि उस विलयन में किसकी अधिकता आ जाती है? अम्ल की अधिकता आ जाती है। तो इसको क्या बोलेंगे? जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का जो जलीय घोल है वो प्रकृति कैसी हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइसिस। यानी कि लवण तथा पानी जब आपस में मिलते हैं तो अम्ल तथा क्षार बनते हैं, तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। और डायलिसिस क्या है? कृत्रिम गुर्दा। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? यानी कि करंट की वजह से अगर हम किसी विलयन में आयनों का आवागमन होता है इधर उधर अपने अपने एलिमेंट पे वो चिपक जाते हैं, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको पूरी तरह से यहाँ पे मैं करा नहीं सकता हूँ, बस इसका ऊपर से मैं बता दे रहा हूँ। और फोटोलाइसिस क्या होता है? जब प्रकाश की वजह से, जैसे AgCl, प्रकाश AgCl में हम लोग प्रकाश डालते हैं तो Ag और Cl2 में टूट जाता है, Ag और Cl2 में टूट जाता है, तो उसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। यानी कि प्रकाश की वजह से जो वियोजन अभिक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस। अगला है भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल हैं? तो ये है 3 तरीके के। ये 3 तरीके के आपातकाल कौन से हैं? राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि पूरे राष्ट्र में आपातकाल लगाया जाता है, जो 2 कारणों की वजह से होता है मेनली, युद्ध की स्थिति में और सशस्त्र विद्रोह। युद्ध की स्थिति और सशस्त्र विद्रोह।
सशस्त्र विद्रोह। अगला है, ये 3 बार लग चुका है भारत में, 1962 में लग चुका है, 1971 में लग चुका है और 1975 में लग चुका है। इंडो चाइना वॉर, इंडो पाकिस्तान वॉर और इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था ये, और ये अनुच्छेद 352 के अकॉर्डिंग लगता है। किन के अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 352। अगला आता है 356 के अकॉर्डिंग लगने वाला राजकीय आपातकाल। कौन सा लगता है? राजकीय आपातकाल। जब किसी राज्य में वहाँ की सरकार विफल हो जाती है शासन कराने में, तो वहाँ पे राज्यपाल के अनुमोदन पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, वहाँ पे आपातकाल लगा दिया जाता है, वहाँ की विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं राजकीय आपातकाल। अगला आता है 360 के अकॉर्डिंग वित्तीय आपातकाल लगता है। ये अभी तक एक बार भी नहीं देखने को मिला हमें हमारे भारत में। अगला है, प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक चावल का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में के 5वें भाग में किसका वर्णन मिलता है? महालेखा नियंत्रक का, यानी किसको बोलते हैं? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगला है महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, संसद का, पार्लियामेंट का, या उपरोक्त सभी का? तो ये है उपरोक्त सभी का। अनुच्छेद नंबर 52 से अनुच्छेद 151 तक ये भाग 5 में आता है, जिसके अंदर हमें इन सभी का वर्णन मिलता है, तो यह इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब की गई थी? किसके सदी के अंत में हुई थी? तो 1896 में। वैसे तो एथेंस में ये बहुत पहले शुरू हो गए थे ओलंपिक पर, लेकिन जो आधुनिक ओलंपिक थे ये 1896 में शुरू किए थे, तो यानी कि 19वीं सदी के अंत में इनकी शुरुआत की गई थी। अगला है, निम्न में से सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, या विष्णु पुराण, या वायु पुराण? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब्रह्म पुराण। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय जिस देशांतर के तुल्य है 82.5 डिग्री, कितना है? 82.5 डिग्री है। तो ये कहाँ से गुजरती है? ये गुजरती है इलाहाबाद से। कहाँ गुजरती है? इलाहाबाद। इलाहाबाद के नज़दीक कहीं पे नैनी से ये रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा शुक्र। कौन सा आ जाएगा? शुक्र। और इसको पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। अगला है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ये होती है 25 सेंटीमीटर। जो हमारा निकटतम बिंदु होता है सामान्य दूरी के लिए, वो होता है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है, पके हुए अंगूरों में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ग्लूकोज। वैसे तो नॉर्मल अगर आप अंगूर देखें तो उसमें फैक्टर हो जाता है, लेकिन जब वो पक जाते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा अधिकता किस चीज़ की पाई जाती है? ग्लूकोज की पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुए, जिन्होंने किसकी खोज की थी? हवाई जहाज की, टेलीफोन की, सेफ्टी लैम्प की, या डायनामाइट की? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डायनामाइट की इन्होंने खोज की थी 1896 में, और इसी पर इन्हें क्या मिलता है? इन्हीं के नाम पर क्या मिलता है? नोबेल पुरस्कार। अगला है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो ये है 12,756। कितना है? 12,756। विषुवतीय व्यास का मतलब क्या है? जो यानी कि भूमध्य रेखा से पर अगर हम लोग व्यास नापेंगे तो ये क्या है? विषुवतीय व्यास कितना है? वो है 12,756। अगला है, निम्न में से कौन सा एक सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य, वैसे सार्क के बारे में जान लेते हैं। सार्क क्या है? SAARC, यानी कि साउथ एशियन अलायंस फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी कि ये दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है, और इसमें हमारे 8 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? 8 देश शामिल हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू में। कहाँ है? काठमांडू में। तो इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? म्यांमार शामिल नहीं है। कौन सा देश शामिल नहीं है? म्यांमार शामिल नहीं है। जैसे इसमें है इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, मालदीव है और श्रीलंका है। ये 8 देश इसमें शामिल हैं, और जिसमें म्यांमार नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? वर्साय की पक्षपातपूर्ण संधि, राष्ट्रसंघ की असफलता, गुप्त सैन्य समझौते, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आएगा उपरोक्त सभी। वर्साय की संधि हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, जिसमें जर्मनी को काफ़ी ज़्यादा लज्जित होना पड़ा था, और जिसकी वजह से हिटलर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्रोधित था कि उसमें हमें बहुत ज़्यादा लज्जित होना पड़ा था, हमारे देश का नाम नीचा हुआ था। तो जिसकी वजह से उसकी सेना भी कम कर दी गई थी। जर्मनी की सेना पर एक लिमिटेशन लगा दी गई थी वर्साय की संधि के द्वारा, और जितना भी प्रथम विश्व युद्ध में जो भी खर्चा हुआ था, जान मान की हानि हुई थी, वो भी जर्मनी से वसूला जा रहा था। तो पक्षपातपूर्ण संधि हुई थी, जिसके कारण जर्मनी गुस्सा था। राष्ट्रसंघ की असफलता, 1920 में जो राष्ट्रसंघ बना था उसकी भी असफलता होने लगी थी, उसका कोई भी प्रभाव नहीं दिखने को मिल रहा था। अगला है गुप्त सैन्य समझौते, और गुप्त सैन्य समझौते होने लगे देशों के बीच में, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जब किसी पिंड को तरल के अंशतः डुबाया जाता है, यानी कि पानी के अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है, यानी कि आधा डुबाया जाए या पूरा डुबाया जाए, तो पिंड पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल है उसकी दिशा कहाँ होती है? तो वो होता है ऊपर। कहाँ की ओर होती है? ऊपर की ओर होती है, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वमुखी। कहाँ की ओर होती है? ऊर्ध्वमुखी। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये है मयूर। क्या है? मयूर। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो इसका सही आंसर है राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा की जो अध्यक्षता करता है वो करता है कौन?
उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, और फिर भी वो वहाँ की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का जो निर्यात होता है। अगर आप लोग देखें कोई चीज़ अगर 20 रुपये की है, उसकी लागत 20 रुपये की है, पर लेकिन आप उसको देश से बाहर 15 रुपये में भेज रहे हैं, तो उसको बोला जाता है डंपिंग। क्या बोला जाता है? डंपिंग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। अगला है मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तक कौन था? तो वो था अकबर। क्या था? कौन था? अकबर। अकबर के शासन काल में अकबर का जो वित्त मंत्री था टोडरमल। कौन था? राजा टोडरमल। तो टोडरमल ने मनसबदारी प्रथा को चलाया गया था अकबर के शासनकाल में। इसके ऑप्शन अभी मिस हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ 4 ऑप्शन है। इसका सही यहाँ पे आंसर इसका जो क्वेश्चन है वो मिस हो गया है। इसका क्वेश्चन था, वैसे 40वां क्वेश्चन जो था वो था कि इनमें से कौन से चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? तो उसका सही आंसर है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र चोल जो था उसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर रखी थी। अगला है भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? वित्त आयोग आर्टिकल 280 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में एक नए वित्त आयोग का गठन करता है, और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। और इसका कार्य क्या होता है? केंद्रों और राज्यों के बीच राजस्व का विनिमय करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का विनिमय करना। ये जो भी कार्य होता है वो किसका होता है? वित्त आयोग का। वार्षिक बजट तैयार करना ये वित्त मंत्रालय का होता है, वित्त आयोग का नहीं बल्कि वित्त मंत्रालय का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है तंजावुर के बृहद मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राज चोल ने। किसने कराया था? राजा राज चोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास का में अंतर कितना है? कितना छोटा है? ये कह रहा है जैसे ध्रुवीय व्यास देखें, यानी कि एक व्यास यहाँ पे लेंगे और एक व्यास यहाँ पे लेंगे, ये विषुवतीय व्यास होगा, ये ध्रुवीय व्यास होगा। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? ये है 43 किलोमीटर। कितने का अंतर है? 43 किलोमीटर। ऐसे में 43 किलोमीटर नहीं, ये देखिए ये मैंने कितना बताया था? 12,756 इसका बताया था किलोमीटर, और ये बताया था मैंने 12,713। कितना है? 12,713। ये ध्रुवीय व्यास है और ये क्या है? विषुवतीय व्यास है। तो इनके बीच का अंतर कितना है हमारा? अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना किलोमीटर आएगा? 43 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिक्टर स्केल किसके लिए यूज होता है? भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए। नेक्स्ट है स्वयं कणों को वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। देखिए जो ऊर्जा है या जो ऊष्मा है वो 3 तरीके से स्थानांतरित होती है 3 जगहों पर। सबसे पहला आता है चालकता, जो ठोसों में होती है। वो किस में होती है? ठोसों में। जैसे अगर आप लोहे को यहाँ पे गर्म करेंगे तो ये वाला भाग भी गर्म हो जाएगा, तो ये कहलाती है चालकता। अगला आता है संवहन। संवहन किस में होता है? संवहन द्रव तथा गैसों में होता है। संवहन किसमें होता है? द्रव तथा गैसों में होता है। तो इसमें भी कणों की आवश्यकता होती है, इसमें भी कणों की आवश्यकता है। पर लेकिन जो विकिरण होता है, जो रेडिएशन होता है, उसमें किसी भी हमें बिना पदार्थ के मतलब किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती। जैसे सूर्य का प्रकाश जो है वो हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है, उसकी ऊष्मा हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है, तो बीच में निर्वात है, जबकि फिर भी वो उसकी ऊष्मा यहाँ पहुंचती है। तो वो किसकी वजह से पहुंचते हैं? विकिरण की वजह से, रेडिएशन की वजह से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकिरण। क्या हो जाएगा? विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। 78% सबसे ज्यादा कौन है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लाल रुधिर कणिका कहाँ बनती है? यकृत में, अस्थिमज्जा या वृक्क या हृदय? तो ये बनती है अस्थिमज्जा में। इसको ब्लड फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड फैक्ट्री, क्योंकि यहीं से क्या बनता है? सारा खून बनता है। अस्थिमज्जा। कहाँ से? अस्थिमज्जा। और इनका जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का। कितने दिन का? 120 दिन का होता है। बेरियम मील किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? बेरियम मील क्या है? रक्त समूह की जांच करने के लिए। अगला है पोषण नाल के एक्स किरण। यहाँ इसका सही आंसर है पोषण नाल की एक्स किरण। यानी कि बेरियम मील क्या है? जब भी हम एक्सरे करवाते हैं तो उससे पहले बेरियम मील यानी कि कुछ खिलाया जाता है। अगर हमें बहुत क्लियर फोटो निकालनी है, बहुत क्लियर एक्सरे निकालना है, तो उसके लिए बेरियम मील उस पेशेंट को खिलाया जाएगा। जो बेरियम जो होता है वो एक्सरे किरणों का अच्छा ऑब्जॉर्बर होता है, यानी कि उसको अवशोषित अच्छा करता है। तो हमें जो पिक्चर्स हैं, जो फोटो है वो क्लियर दिखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पोषण नाल की एक्सरे जांच के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। अगला है कोशिका में 4 अवयवों में से उनको पहचाने। इन चारों में से हमें पहचानना है जो पौधे की कोशिकाओं में पाए जाते हैं पर लेकिन जानवरों में नहीं पाए जाते। देखिए कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है, कोशिका कला भी दोनों में पाई जाती है, नाभिक यानी कि न्यूक्लियस भी दोनों में पाया जाता है। लवक जो है वो केवल किस में पाए जाते हैं? प्लांट सेल में यानी कि पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? डी। इसका सही आंसर हो जाएगा। शासकों की भाषा क्या थी? संस्कृत, कन्नड़, तमिल या तेलुगु? तो इसका सही आंसर है तमिल। यानी कि चोल जो थे वो तमिल उनकी राजभाषा थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तमिल।
दोस्तों ये थे आपके 50 क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही थे, और साथ साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको रोज देखने को मिलेंगे। और साथ साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिसकी वजह से हमारे चैनल ग्रो करेगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा इसी तरीके से वीडियो आगे बनाने के लिए और आपको हेल्प करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।